क्लासेस पर नियमित कक्षाएं चल रही हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में आज हम राष्ट्रपति जी की जो शक्तियां हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, है ना। इससे पहले हम राष्ट्रपति जी को पढ़ चुके हैं, है ना। आ रही है बात समझ में, जो भाग 5 के तहत आती है, अर्थात संघीय कार्यपालिका के तहत आती है। तो हेडिंग बना लीजिएगा, राष्ट्रपति की शक्तियां। हेडिंग बना लीजिएगा, राष्ट्रपति की शक्तियां। तो इसमें ही पहला ही पॉइंट लिखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में। और इसी के तहत अनुच्छेद 78 में क्या कहा गया है समझिएगा। अनुच्छेद 78 में यह कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य यह है कि वह राष्ट्रपति को सभी निर्णय व शासन संबंधी उन सभी मामलों की सूचना दे। पॉइंट क्लियर है। यानी कि प्रधानमंत्री जी का कार्य यह है, कर्तव्य यह है कि वह राष्ट्रपति जी को क्या करे भाई, सभी निर्णय और प्रशासन संबंधित जो भी सभी मामले हैं वह सबकी सूचना किसको दे, राष्ट्रपति जी को दे। तो ये भी एक इनकी शक्ति के ही अंतर्गत आता है। अगर हम अगली बात करें कि अनुच्छेद 74 में क्या है कि सलाह के लिए क्या भैया, मंत्री परिषद का गठन, है ना। मंत्री परिषद का क्या करेगा, गठन करेगा कौन, राष्ट्रपति। अपनी सलाह के लिए क्या करेंगे, वह मंत्री परिषद की गठन करेंगे कौन, राष्ट्रपति जी। आइएगा अगला फैक्ट समझिएगा। अगला फैक्ट क्या है, अगला फैक्ट यह है कि भारत के नियंत्रक वह महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे। पॉइंट क्लियर है। इसे हम कैग भी कहते हैं, लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, कैग, CAG, कैग भी कहते हैं इसको, ठीक है। फुल फॉर्म बताइएगा कैग की। हमने पहले भी शायद आपको बताया था कि कैग की फुल फॉर्म आपको बतानी है और किसी ने भी जवाब नहीं दिया, ठीक है। कमेंट करिएगा। प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला में हम इसको बताएंगे। हमने शायद प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला में भी ये बताया है आपको, है ना। अगला फैक्ट देखिएगा, कैग होता क्या, इसको थोड़ा समझ लें पहले, है ना। इसे हम विस्तृत रूप से जो पढ़ेंगे वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिएगा। कैग होता क्या है, देखिएगा। कैग जो है वास्तव में जो भी सरकार के लेन देन पर ध्यान रखता है, सरकार के लेन देन पर ध्यान रखता है कि कितना पैसा सरकार ले रही है और कितना सरकार पैसा दे रही है। अर्थात वह क्या करता है, धन की नियमित व अनियमित जांच करता है। यानी कि धन की क्या करता है, नियमित व अनियमित जांच करता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कैग का पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत मिलता है। कैसे मिलता है, प्रसाद पर्यंत मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्योंकि क्या होता है इसमें, जो संसद है, समझिएगा, या सरकार लिखिएगा, सरकार जो है, सरकार जो धन एकत्रित करती है, धन एकत्रित करती है कि नहीं करती है, किसके माध्यम से, टैक्स के माध्यम से। प्रत्यक्ष कर हो चाहे अप्रत्यक्ष कर हो, है ना। तो कर के माध्यम से जो सरकार धन एकत्रित करती है और एकत्रित करने के बाद वह सही दिशा में
पैसा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, उसका सही से प्रयोग सरकार कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी देख रेख कौन करता है, इसकी जांच कौन करता है, तो कैग करता है। कौन करता है? कैग। बहुत इंपॉर्टेंट पद है ये, ठीक है। आ रही है बात समझ में? यानी कि जितने भी, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वित्तीय सरकार के वित्तीय क्रिया कलापों पर नजर कौन रखता है, तो वह कैग रखता है। कौन रखता है? कैग रखता है। चलिएगा इसको रफ कर देते हैं। आइए अगला हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग नहीं, इसी के अंतर्गत अभी लिखते रहिएगा आप, है ना, इसी के अंतर्गत लिखते रहिएगा। अगला फैक्ट लिखिएगा कि भैया जितने भी, समझिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के किसके भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? इनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करते हैं। अगला पॉइंट समझिएगा, देखिएगा कुछ जो प्रमुख हैं उन बातों पर ही विशेष रूप से ध्यान रखता है। कौन? राष्ट्रपति जी। नोट करके इसमें एक चीज लिखी लो आप, चलो नोट करके लिखिएगा कि राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा जरा हमें। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है। तो यहां पर नोट करके इसलिए हमने लिखवाया है, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। कौन करेंगे? राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अगला फैक्ट लिखिएगा। अगला फैक्ट है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, है ना, इनकी नियुक्ति कौन करता है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, अगला फैक्ट समझिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला लिख लीजिएगा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, किसके? अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो वह भी राष्ट्रपति जी करते हैं। आप लिख लीजिएगा, अन्य पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। आप लिखिएगा एससी या एसटी, यानी कि अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति आयोग, वर्ग आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भी यही करता है। अगला फैक्ट समझिएगा, राजभाषा आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति और अध्यक्षों की भी नियुक्ति यही करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। आइएगा आगे चलते हैं, इसको रफ कर लीजिएगा। चलिए, ये आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, जैसे हम बनवा रहे हैं क्रम से, इसी क्रम में बनाना है, क्योंकि क्रम में कोई भी बुक नहीं मिलेगी आपको, कोई भी बुक में क्रम से नहीं है ये चीजें, ठीक है, आप कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। आइएगा, और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, कई बुक्स में से ये नोट्स बना हुआ है, बार बार पूछा जाता है। आइएगा, देखिएगा अगला फैक्ट समझिएगा। अगला फैक्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो दिल्ली है, दिल्ली और पुडुचेरी, है ना, दिल्ली और पुडुचेरी में क्या होते हैं? वहां पर राज्यपाल नहीं होते हैं। कौन होता है? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। लिख लीजिएगा ये भी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं।
क्या होते हैं? उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दिल्ली और पौंडीचेरी के उपराज्यपाल की तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अब जो और केंद्र शासित प्रदेश बचे, ऐसे करके लिख लीजिएगा, अन्य केंद्र शासित प्रदेश, इनमें उपराज्यपाल नहीं होते ना राज्यपाल होते, तो क्या होते हैं? इनमें प्रशासक होते हैं। कौन होते हैं? प्रशासक। तो प्रशासकों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला फैक्ट लिखिएगा। हाँ, ये सब चीजें लिखनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आइएगा, नोट करके यहां पर एक चीज लिखिएगा कि संविधान में उल्लेख नहीं है। किस चीज का उल्लेख नहीं है? कि पीएम सहित संघ के मंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा? देखिएगा, संविधान में जो उल्लेख है वह उल्लेख यह है कि वास्तव में जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। जो उसके द्वारा मंत्री परिषद बना है, मंत्री बना है, उसकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। और महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन नियुक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? प्रसाद पर्यंत। क्लियर अपॉइंट? क्या? प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि जब अगर उनका मन चाहे तो वो उनको हटा सकते हैं। ऐसे ही न्यायाधीश भी लिख लीजिएगा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, चाहे उच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है भाई? न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? चलेगा, आगे चलते हैं। अगला फैक्ट लिखिएगा। अगला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षाओं में आते हैं प्रश्न घुमाकर। यहां से हेडिंग बना लीजिएगा, राष्ट्रपति की शक्ति के अंतर्गत ही आप हेडिंग बनाइएगा, राष्ट्रपति की विधायक शक्ति। कौन सी शक्ति? विधायक शक्ति, यानी कानूनी शक्तियां कौन कौन सी हैं राष्ट्रपति जी के पास में, तो उन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, विधायक शक्ति के अंतर्गत ही यह चीज आएगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, संसद का गठन। संसद का गठन ये क्या है? विधायक शक्ति के अंतर्गत आता है ना। क्लियर पॉइंट? क्योंकि क्या होगा? मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, है ना। तो संसद का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। ये विधायक शक्ति के अंतर्गत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अब आपसे ये भी पूछा जाएगा, अगला फैक्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसी के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर क्या बनता है? राष्ट्रपति भी लिख लीजिएगा यहां पर। राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर ही किसका गठन होता है? संसद का गठन होता है। आपसे प्रश्न यहां से देखिएगा किस प्रकार से बनेगा। प्रश्न ये बनेगा कि वास्तव में संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग हैं। पहली कौन सी है? लोकसभा। दूसरी कौन सी है? राज्यसभा। और तीसरा अंग कौन सा होता है? राष्ट्रपति होते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? एक अभिन्न अंग है। किसका? संसद का एक अभिन्न अंग है। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? यह वास्तव में अभिन्न अंग का उपयोग 79 अनुच्छेद में किया गया है। किसमें? 79 अनुच्छेद में किया गया है। तो ये भी एक इनकी क्या है? विधायक शक्ति है। इनके बिना संसद नहीं बन सकती। पॉइंट क्लियर है? चलेगा, आगे चलते हैं। अब अगला फैक्ट समझिएगा। अब ये क्या कर सकते हैं वास्तव में विधायक शक्ति के अंतर्गत? अधिवेशन यानी कि बैठक, अधिवेशन बुलाने तथा समाप्त करने, समाप्त की घोषणा का अधिकार भी राष्ट्रपति जी के पास में है।
तो ये भी एक क्या होगी इनकी विधायक शक्ति हो गई। पॉइंट क्लियर है। इसी के अंतर्गत अधिवेशन की अगर हम बात करें, यानी कि आपकी बैठक होती है, 3 सत्र होते हैं ना आपके, कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। यहां पर लिख लीजिएगा, सत्र की अगर हम बात करें तो बेसिकली कितने 3 सत्र होते हैं भारत में। कौन कौन से? ग्रीष्म काल सत्र, फिर उसके बाद में मानसून काल सत्र, और तीसरा शीतकाल सत्र। ये 3 सत्र होते हैं, है ना। तो संविधान में कम से कम 2 सत्रों की बात की गई है, 2 सत्र बुलाने की बात की गई है, लेकिन हम 3 सत्र करते हैं, है ना। आ रही है बात समझ में? भारत सरकार कितने सत्र करती है? 3 सत्र करती है ना। लेकिन 2 अनिवार्य हैं। 2 क्या है? अनिवार्य हैं, जिसको ऐसे करके लिखिएगा आप कि 6 माह के अंदर, 6 माह के, ऐसे करके लिखिएगा, 6 माह से अधिक अंतराल अधिवेशन का नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ना। यानी कि जो आपका संविधान के अंतर्गत क्या है, जो सत्र बुलाए जाते हैं, जो सत्र होते हैं, उनमें 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये बार बार पूछा जाता है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 85 में क्या कहा गया है? ये अनुच्छेद 85 के तहत एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। क्या होगा कि अधिवेशन, ऐसे करके लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा इसको, अधिवेशन को समाप्त या समय से पहले, ऐसे करिएगा, समय से पहले भंग कर सकता है। यानी कि जो निश्चित समय है, जो निश्चित समय अवधि है, उससे पहले ही क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति जी? अधिवेशन को भंग कर सकते हैं। यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ना। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो 85वें अनुच्छेद के बराबर के माध्यम से क्या प्रावधान दिया गया, क्या शक्ति दी गई है विधेयक शक्ति राष्ट्रपति जी को, कि वे अधिवेशन का समय से पहले ही क्या कर सकते हैं? उस सत्र को भंग कर सकते हैं, है ना। एक निश्चित अवधि होती है, 6 महीने के भीतर भीतर दूसरा होना जरूरी है ना। तो उससे ज्यादा अधिक तक समय नहीं लगना चाहिए, है ना। तो उससे उस अधिवेशन को समय से पहले वह राष्ट्रपति जी भंग भी कर सकते हैं। अगला फैक्ट लिखिएगा इसी के अंतर्गत, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 के तहत क्या विधेयक शक्ति मिली है राष्ट्रपति जी को? राष्ट्रपति जी को यह मिली है क्योंकि बार बार, अच्छा इसमें एक चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा, कभी कभी कथन निष्कर्ष में दे दिया जाता है, अधिवेशन को समाप्त, समय से पहले समाप्त कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, भंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भी एक शर्त है। शर्त क्या है? कि लोकसभा के लिए पीएम से परामर्श करना जरूरी है। परामर्श करेंगे तभी आप लोकसभा को भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को तो आप कर ही सकते हैं। ये लोकसभा के लिए है कि लोकसभा के अधिवेशन को आप समय से पहले भंग कर सकते हैं, है ना, या नहीं कर सकते हैं। आप लोकसभा के अधिवेशन को समय से पहले भंग कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या जोड़ दी गई है? शर्त यह जोड़ दी गई है कि प्रधानमंत्री जी की परमिशन आपको लेनी ही पड़ेगी, परामर्श आपको लेना ही पड़ेगा। क्लियर है? आप ऐसे नहीं कर सकते। अब अनुच्छेद 8 के तहत इनको क्या विधेयक शक्ति मिली है, इसको समझिएगा। 108 के तहत यह है कि दोनों सदन की संयुक्त बैठक, यानी कि राज्यसभा व लोकसभा दोनों को क्या कर सकते हैं? एक साथ बुला सकते हैं। अब किसी भी विधेयक पर, इसको समझिएगा कि विधेयक क्या होता है। कोई भी लिखित दस्तावेज है, यानी कि आप कोई कानून बनाना चाहते हैं और वह लिखित रूप में लिखित दस्तावेज बन गया है, दस्तावेज बन गया है, और कैबिनेट की मीटिंग होती है। किसकी मीटिंग होती है? कैबिनेट की मीटिंग होती है। यानी कि आप किसी विषय पर क्या बनाना चाहते हैं? कानून बनाना चाहते हैं।
है ना, जो सत्ताधारी पक्ष है यानी कि जो सरकार है वह क्या करना चाहती है, वो कोई नियम कानून लाना चाहती है ना, आ रही है बात समझ में, कोई प्रावधान करना चाहती है, तो उसके तहत होता क्या है कि वह एक लिखित दस्तावेज तैयार करती है और उस लिखित दस्तावेज को वह कहां पर पेश करती है, सबसे पहले वह बैठक करती है, कहां पर, कैबिनेट में। कैबिनेट में मीटिंग करती है और कैबिनेट में मीटिंग करने के बाद में जब कैबिनेट उसको पास कर देता है, क्या कर देता है, जब कैबिनेट उसको पास कर देता है तो तब वह या तो लोकसभा में जाती है या फिर वह राज्यसभा में जाती है और उसके बाद कहां जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाती है। क्लियर पॉइंट। जब वह लोकसभा या राज्यसभा में जाती है, जब वह लिखित दस्तावेज कहां जाता है, जब वह लिखित दस्तावेज कैबिनेट पहुंचता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। जब वह लोकसभा में रहता है तब भी उसको विधेयक कहते हैं, जब वह राज्यसभा में रहता है तब भी उसको विधेयक कहते हैं, और जैसे ही वह राष्ट्रपति जी के पास पहुंचता है तब भी वह विधेयक रहता है। लेकिन जब राष्ट्रपति जी इस पर क्या कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वह क्या बन जाता है, वह एक्ट बन जाता है, अर्थात कानून बन जाता है। वह विधेयक किसका रूप धारण कर लेता है, कानून का रूप धारण कर लेता है। क्लियर पॉइंट, चलिएगा, हाँ चलेगा, इसको समझिएगा, है ना। तो अनुच्छेद 108 के तहत क्या है कि कोई विधेयक ऐसा है ना, कोई विधेयक ऐसा है जिस पर मतभेद चल रहा है, अर्थात राज्यसभा में भी पास हो गया है लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पा रहा है, या लोकसभा में पास हो गया है राज्यसभा में पास नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में यानी कि मतभेद हो रहा है, दोनों सदन में मतभेद हो रहा है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जी दोनों सदनों को आपस में एक संयुक्त बैठक के माध्यम से बुला सकते हैं। ठीक है, इसे ही संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। क्लियर पॉइंट। वह ऐसे भी पूछ सकता है कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत है, तो संयुक्त अधिवेशन वास्तव में 108 अनुच्छेद के तहत है। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में। अब अगला फैक्ट इसमें क्या बनेगा, जो आपसे बार बार पूछा जाता है, क्योंकि यहां से प्रश्न बनना निश्चित है। अब 86वें अनुच्छेद के तहत क्या शक्ति दी गई है विधेयक शक्ति राष्ट्रपति जी को, कि अब होता क्या है जब राष्ट्रपति जी बने, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। चलिए 86 का हम आगे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, इसको रफ कर रहे हैं, है ना। आइएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, 86वें अनुच्छेद के तहत होगा क्या, है ना। आइए, तो 86वें अनुच्छेद के तहत हो क्या रहा है, समझिएगा। 86वें अनुच्छेद के तहत क्या विधिक शक्ति मिली है, वह विधिक शक्ति मिली है कौन सी, विधेयक शक्ति किसकी, राष्ट्रपति जी की। हम बात करें विधेयक शक्ति कौन सी, राष्ट्रपति जी को 86 के द्वारा भी मिली हुई है। क्या मिली हुई है कि राष्ट्रपति, ऐसे लिखिएगा आप, कि राष्ट्रपति आरंभिक अभिभाषण, यानी कि जब राष्ट्रपति बने, है ना, जब वह राष्ट्रपति बने हैं और वह अपना पहला भाषण दे रहे हैं, के अतिरिक्त कभी भी सदन के किसी एक सदन या संयुक्त सदन, अभी हमने बताया संयुक्त सदन क्या होता है, लोकसभा और दोनों राज्यसभा जब दोनों आपस में अधिवेशन करते हैं, तो दोनों सदन संयुक्त सदन में अभिभाषण कर सकता है। पॉइंट क्लियर है। यानी कि जब वह राष्ट्रपति बने हैं तो वह जब अपना पहला भाषण देंगे तो वह क्या करेंगे भाई, अतिरिक्त कभी भी क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संसद के किसी भी सदन या फिर संयुक्त सदन में अभिभाषण कर सकते हैं। अब अगला फैक्ट लिखिएगा, अनुच्छेद 87 के तहत इनको क्या विधेयक शक्ति मिली है, तो लिखिएगा कि जब वर्ष प्रारंभ होता है ना, यानी कि प्रथम सत्र होता है, वर्ष का प्रथम सत्र होता है, के आरंभ में संसद, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाँ ये 87वां भी पूछा जाता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन निष्कर्ष में मिलेगा आपको, कि संसद के, है ना, संसद के दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को
संबोधित करता है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले एक अनुच्छेद बताया था, कौन सा, 108, उसमें भी संयुक्त अधिवेशन हो रहा था, और सर अभी आप कह रहे हैं कि अभी भी संयुक्त बैठक कर रहे हैं। तो दोनों में अंतर समझ लीजिएगा भैया, दोनों में अंतर क्या है देखिएगा। इसमें क्या होगा कि जब मतभेद हो रहा है ना, क्या हो रहा है, जब मतभेद हो रहा है किसी विधेयक को लेकर, किसी विधेयक को लेकर क्या हो रहा है, मतभेद हो रहा है, तब ये बुलाया जाता है। लेकिन जब पहला सत्र होता है, यानी कि वर्ष का जब पहला सत्र होता है, तो तब संसद को क्या करने के लिए, संसद को संयुक्त बैठक के लिए वह संबोधित करता है। क्यों करता है इसको समझ लीजिएगा, इस फैक्ट को भी समझ लो कि वो क्यों कर रहा है इसको। कि होता क्या है कि सरकार के जितने भी सामान्य नीति तथा भावी कार्यक्रम है, कार्यक्रमों है ना, का विवरण देता है। क्या करता है, विवरण देता है कि भैया आपकी सरकार आपके लिए क्या नीति बना रही है और आगे भविष्य में क्या कार्य करने चाह रही है। तो उस संदर्भ में क्या करता है, दोनों को संबोधित करता है, राज्यसभा को भी और लोकसभा को भी। क्लियर है पॉइंट? बात समझ में आ रही है? यानी कि संयुक्त बैठक उस संदर्भ में करता है। पर यहां पर क्या होता है, जब मतभेद होता है किसी विधेयक को लेकर, है ना, आ रही है बात समझ में, तब करता है। क्लियर है पॉइंट? चलेगा, अगला फैक्ट लिखिएगा। अगला फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 क्या कहता है, अनुच्छेद 80 के तहत भी इनको विधेयक शक्ति प्राप्त है। क्या विधेयक शक्ति प्राप्त है कि ये 12 सदस्यों की नियुक्ति मनोनीत कर सकता है, सॉरी हाँ नियुक्ति कर सकता है, बात एक ही है, मनोनीत कर सकता है। किसमें, राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। किस किस विषय के होने चाहिए, विषय भी आप लिख लीजिएगा। साहित्य विषय हो सकता है, साहित्य विषय से ले सकता है, विज्ञान से ले सकता है, ठीक है, और आपका कला से ले सकता है, और आपका समाज सेवा से ले सकता है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो इन क्षेत्रों से वह 12 सदस्य कहां पर मनोनीत कर सकता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में, अनुच्छेद 80 के तहत। क्लियर है पॉइंट? अब अगले अनुच्छेद पर देखिएगा, अनुच्छेद 133 के तहत क्या हो रहा है, सॉरी अनुच्छेद 131 के तहत क्या हो रहा है। दो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को लोकसभा में मनोनीत करता है। लोकसभा में क्या करता है, मनोनीत करता है। कितने, 2 को, है ना। एंग्लो इंडियन होता क्या है, एंग्लो इंडियन वह है, एंग्लो इंडियन समुदाय वह है कि ये जब भारत और पाकिस्तान है ना, जब तक अलग नहीं हुए थे, या ये ऐसे समझिएगा, जो ब्रिटिश काल के समय से अंग्रेज हमारे पास रह रहे थे, और जब हमारा देश आजाद हुआ, है ना, जब हमारा देश आजाद हुआ, तो वह इंग्लैंड न जाकर कहां पर रह गए, कहां पर रह गए, भारत में ही रह गए, अर्थात भारत में ही निवास करने लगे। उन्हें हम क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन कहते हैं। ऐसे समुदाय को हम क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो उनको मनोनीत करता है, क्योंकि भाई उनके भी तो प्रतिनिधि होना चाहिए ना लोकसभा में, उनकी आवाज उठाने के लिए। ठीक है, आइएगा तो अगला फैक्ट समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 111 के तहत क्या है भाई, 111 के तहत यह है कि वास्तव में दोनों सदनों में पास होने पर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। अब समझिएगा बिल्कुल ध्यान के, यदि कोई विधेयक है, जब कोई विधेयक है और वो क्या हुआ भाई, दोनों सदनों में क्या हो गया है, पास हो गया है। कोई विधेयक है जो दोनों सदनों में पास हो गया है, अर्थात राज्यसभा में भी पास हो गया है और लोकसभा में भी पास हो गया है। अब उसके बाद कहां चले गया है, राष्ट्रपति जी के पास चले गया है। तो अब राष्ट्रपति जी के पास में 3 पावर्स आती हैं। कितनी पावर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये फैक्ट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना, वीटो पावर्स कहते हैं इनको। तो 3 शक्तियां इनके पास में हैं। कौन कौन सी शक्तियां, 3 शक्ति होती हैं। वे 3 शक्ति कौन कौन सी, उनको लिख देते हैं हम, आप लिख लीजिएगा। देखिएगा, या तो वे क्या कर सकते हैं, विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, या वह एक बार विधेयक को एक बार
पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, या वह विधेयक को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब समझिएगा इस फैक्ट को कि ये है क्या। वास्तव में बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, जब देखिएगा ये संदर्भ में समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला अनुच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा भाई। अब होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। जो विधेयक होते हैं, अब दो विधेयक ऐसे हैं जिनको उनको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। कौन कौन से हैं उनको लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा इस पॉइंट को, कि एक तो धन विधेयक, और दूसरा कौन सा भाई, संविधान संशोधन विधेयक। ये दो विधेयक ऐसे हैं कि इनको वास्तव में वह रोक नहीं सकता। कौन, राष्ट्रपति जी इनको रोक नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि पहले ही उनको सूचित कर दिया जाता है कि यह हम संविधान में संशोधन करने वाले हैं, है ना। आ रही है बात समझ में, क्योंकि राष्ट्रपति जी को पूर्व सूचना दोनों विषयों में दे दी जाती है, तो इसलिए अब वे बाध्य हैं कि वह उसको रोक नहीं सकते, उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य बन गया है। यह कारण है इसका, है ना, कि राष्ट्रपति जी को पहले ही सूचना दे दी जाती है। पॉइंट क्लियर है। ये किस अनुच्छेद के तहत है, 110 के तहत है। किसके तहत है, अनुच्छेद 110 के तहत क्या है आपका, धन विधेयक। क्लियर है पॉइंट। अब इसी में आपको लिखना है, इनके लिए इन्हें वापस नहीं भेज सकता बिल्कुल भी भाई। क्लियर है पॉइंट। इन पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, बाध्य है उनके लिए। ठीक है, अब समझिएगा इन पावर्स को, ये जो पावर है, 3 की 3 पावर, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा इनको भी, इन्हें ही हम वीटो पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, वीटो पावर, अर्थात वीटो शक्ति कहते हैं। अब इनके नाम क्या क्या है हिंदी में, इनको समझिएगा। ये तो हमने आपको बताया, अब इनको समझिएगा। एक होता है अनुमति नहीं देना, यानी कि अनुमति नहीं दी भाई, आपको रोक लिया है उन्होंने, तो इस पावर को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अत्याधिक वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं, अत्याधिक वीटो कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग कब करता है राष्ट्रपति, इसका प्रयोग वास्तव में गैर सरकारी विधेयक के संबंध में करता है। अगला लिखिएगा, पुनर्विचार के लिए, यानी कि जब वह एक बार पुनर्विचार के लिए भेज रहा है तो इस वीटो को क्या कहेंगे। जब पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति जी भेज रहे हैं तो इसे कहते हैं निलंबनकारी वीटो। इसे क्या कहते हैं, निलंबनकारी वीटो कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी आप फैक्ट लिख लीजिएगा, जो प्रश्न आपको कथन निष्कर्ष में पूछे जाएंगे, कि जो संसद है, संसद सदस्यों, हाँ लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है, एक भी नहीं छोड़ना है, सदस्यों के पेंशन संबंधी विधेयक। आपसे पूछा जाएगा वास्तव में किस राष्ट्रपति ने निलंबन वीटो का प्रयोग किया, तो वास्तव में वह नाम है वेंकटेल। कौन, वेंकटेल रमन ने क्या किया था, वास्तव में जो विधेयक आया, कौन सा विधेयक आया, संसद के, है ना, जो संसद है, संसद के सदस्यों के पेंशन संबंधित विधेयक को क्या कर दिया था उन्होंने, पुनर्विचार के लिए भेज दिया था। किन्होंने, वेंकटेल रमन जी ने। और दूसरे भी एक और है, इससे संबंधित एक और विधेयक आता है, उसको भी समझ लीजिएगा, भारतीय डाक संशोधन विधेयक। ये किसने जारी किया था भाई, इनके भी लिख लीजिएगा आप। ये आपके ज्ञानी जैन सिंह थे, जो कौन, ज्ञानी जैन सिंह जी ने, सन भी लिख लीजिएगा 1986 में इसको क्या कर दिया था, इसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था। किसको, भारतीय डाक संशोधन विधेयक को।
क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। अब तीसरा जो आता है वह तीसरा क्या है भाई, तीसरा है अनुमति। अनुमति दे या न दे, अनुमति दे या फिर ना दे, इस वीटो को क्या कहते हैं, इसी वीटो को हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पूछी जाती है, जेबी वीटो। जेबी वीटो कहते हैं, इसे हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो कहते हैं। यदि राष्ट्रपति जी को लग रहा है कि यह विधेयक क्या है, ये देश के हित में नहीं है, तो क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी इस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, इसको अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि कितने समय का प्रावधान नहीं है कि कितने समय में हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति जी इसको दे दें, इसका प्रावधान संविधान में नहीं है, इसका उल्लेख समय का नहीं है। क्लियर पॉइंट, इसे ही हम जेबी वीटो कहते हैं। अब इसके संदर्भ में यह पूछा जाता है कि यह वास्तव में होता क्या है, यह वास्तव में समय के संदर्भ में, समय का प्रावधान संविधान में नहीं है, इसमें लिखिएगा आप इस तरह से, है ना। और इसमें आप एक चीज और लिखिएगा कि अच्छा एक चीज सुनिएगा, वो जो है ना ये डाक वाला, ये गलत हो गया है, इसको सही करिएगा आप। डाक वाले को, है ना, डाक वाले को गलत, डाक वाला क्योंकि इसमें था, है ना। आइएगा, इसमें कौन कौन से थे, निलंबनकारी वीटो में एक तो संसद की पेंशन से संबंधित जो था वह था, वेंकटेश जी ने किया था जो, और दूसरा इसमें क्या था, जो संसद, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सांसद, जो सांसद है हमारे, सांसद अयोग्य, है ना, अयोग्यता अधिनियम, बहुत निवारण अधिनियम, है ना, विधेयक जो था ये इससे संबंधित है। क्लियर है पॉइंट, ये 2005 में आया था, और ये किसने, जो हमारे मिसाइल मैन थे अब्दुल कलाम जी, अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति जी ने इसको क्या कर दिया था, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करके पुनर्विचार के माध्यम से भेज दिया था। तो जेबी वीटो में क्या था, इसको आप समझिएगा, जेबी वीटो में ही डाक का, जो हम बता रहे थे ना आपको, डाक, भारतीय डाक, पूरा लिखना है आपको, भारतीय डाक संशोधन विधेयक, है ना, किसने किया था, ज्ञान सिंह नहीं, ज्ञानी जैल सिंह जी थे, है ना। और कब किया था, 1986 में किया था। इन्होंने क्या किया था, अपने जेब में ही रख लिया था। अब जो नई सरकार आएगी वो देखते हैं कि क्या प्रावधान करती है या नहीं करती है। क्लियर पॉइंट, चलिए इसको रफ कर देते हैं, आइएगा। तो ये वीटो पावर्स थी किनकी, राष्ट्रपति जी की, है ना। तो ये किसके अंतर्गत आती है, ये विधेयक शक्ति के अंतर्गत आती है, किसके, विधेयक शक्ति के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अगला फैक्ट लिखिएगा। अब होगा क्या, अगला फैक्ट समझिएगा, नए राज्यों, बहुत इंपॉर्टेंट है, नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का मतलब यह है कि आप नया जिला बनाना चाहते हैं या नया प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो उसका निर्माण, उसकी सीमा, है ना, उसका निर्माण, उसकी सीमा, उसका नाम बदलना, ये सब अधिकार किसके पास में है, ये वास्तव में राष्ट्रपति जी के पास में है। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में। किस अनुच्छेद के तहत है, ये पढ़ा भी होगा आपने, बताइएगा जरा हमें कमेंट करके। 3 के तहत है, किसके तहत है, 3 के तहत। अगला फैक्ट समझिएगा। अब भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि जो है ना, से व्यय करने से संबंधित अधिनियम भी संबंधित संचित निधि, इससे पहले वाली वीडियो में शायद हमने पूरा पढ़ाया है आपको कि संचित निधि क्या होती है। भारत की सबसे बड़ी निधि क्या है, संचित निधि है ना। आ रही है बात समझ में। तो उससे अगर कोई व्यय कर रहा है, सरकार कोई व्यय करना चाहती है ना, तो उसका अधिकार भी किसके पास में है, राष्ट्रपति जी के पास में है, अगर वे व्यय करना चाहते हैं। किस अनुच्छेद के तहत है, लिख लीजिएगा 117 के तहत। किसके तहत, 117 के तहत, हाँ लिख लीजिएगा आप। अगला फैक्ट समझिएगा, ये बार बार पूछा जाता है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित
प्रावधान भी किसके पास में है? राष्ट्रपति जी के पास में है। अगला लिखिएगा कराधान। कराधान से संबंधित प्रावधान जो अनुच्छेद 274 में है ना। अगला लिखिएगा कि व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार भी किसके पास में? राष्ट्रपति जी के पास में, जो अनुच्छेद 304 में है। इनमें अब समझिएगा, इन सब में आप नोट करके ये लिखिएगा अब कि पहले अनुमति, किससे अनुमति? राष्ट्रपति जी से अनुमति लेनी पड़ती है। जब राष्ट्रपति जी से पहले अनुमति ले रहे हैं और विधेयक क्या हो गया, दोनों सदनों में पास हो गया है, तो अब राष्ट्रपति जी बाध्य हैं कि उस पर अपने हस्ताक्षर कर दें। इनको याद रखिएगा, ये कथन निष्कर्ष में आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आइए अगला देखिएगा, हेडिंग बना लीजिएगा, राष्ट्रपति जी की शक्तियां चल रही हैं। अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत क्या है भाई उनका अधिकार? अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अब अध्यादेश होता क्या है? अब देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अध्यादेश होता क्या है? पहली बात तो यह है कि अध्यादेश वास्तव में प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेंगे वो। इसको लिख लीजिएगा आप यहां पर कि पीएम की सलाह पर, हाँ, किसकी सलाह पर? पीएम की सलाह पर ही अध्यादेश जारी करेंगे। अब दूसरा फैक्ट इसमें जो आप लिखेंगे कि अब समझिएगा, जब संसद सत्र नहीं चल रहा है ना, अब संसद सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन राष्ट्रपति जी को लगता है कि कोई कानून, क्योंकि ये क्या होता है वास्तव में, एक प्रकार का कानून होता है। क्या होता है? एक प्रकार का कानून होता है, एक तरह का कानून होता है ना। आ रही है बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है अध्यादेश से। ठीक है, तो ये पीएम की सलाह पर होता है और संसद सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति जी को लगता है कि कोई कानून बनना चाहिए, है ना, वह देश की क्या कर रहा है, अखंडता को नुकसान पहुंचा रहा है ना। बहुत ध्यान समझिएगा इस फैक्ट को, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है ये पॉइंट। ठीक है, अब होता क्या है कि राष्ट्रपति जी को यह लग रहा है कि कोई अभिलंब, ये शब्द का प्रयोग किया गया है, अभिलंब कार्यवाही आवश्यक है, अर्थात कोई भी कार्य करना अब जरूरी है, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। अभिलंब कार्रवाई का मतलब यह है कि उसमें अब देरी नहीं की जा सकती। अब कोई कानून ऐसा बनाना है को जो देश में अखंडता को रोक सके, है ना, अखंडता को बनाए रखे। क्लियर पॉइंट, बात समझ में आ रही है? अब ये अभिलंब कार्रवाई के रूप में होता है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, होता क्या है इसके अंतर्गत, अगर 6 हफ्ते, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 हफ्ते के भीतर संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या होता है, कानून होता है, ठीक है, अब वह पीएम की सलाह पर ही क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब कोई सत्र नहीं चल रहा है ना, कोई अधिवेशन नहीं चल रहा है, तो उस समय आपके देश में क्या हो रही है, अखंडता पर, है ना, यानी कि आपके देश को हानि होने वाली है, सामाजिक, आर्थिक, कोई भी हानि, नैतिक कोई भी हानि होने वाली है, तो उसके संदर्भ में कोई कानून राष्ट्रपति जी अगर बना रहे हैं, तो है ना, उसमें किस शब्द का प्रयोग किया गया देरी के स्थान पर, कि अभिलंब कार्रवाई आवश्यक है। क्या? अभिलंब कार्रवाई आवश्यक है, यानी कि अब उसमें देरी नहीं की जा सकती, वरना राष्ट्र को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो क्या किया जाता है कि 6 हफ्तों के भीतर किसकी स्वीकृति लेनी जरूरी होती है? संसद की स्वीकृति लेनी जरूरी होती है। किसके लिए? अध्यादेश के लिए। क्लियर पॉइंट? अगर स्वीकृति नहीं मिली, अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तो क्या होगा भाई,
तो वह अपने आप ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। स्वीकृति अगर नहीं मिली तो क्या हो जाएगा, वह समाप्त हो जाता है। क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये। क्लियर पॉइंट, चलेगा। अब अगला फैक्ट समझिएगा। हाँ, ये पूछे जाते हैं भैया कथन निष्कर्ष में, बार बार रिपीट होता है कथन निष्कर्ष में, ठीक है। आइए अगला फैक्ट समझिएगा। अगला हेडिंग बना लीजिएगा, अगला हेडिंग बनाइएगा, राष्ट्रपति जी की न्यायिक शक्ति। हेडिंग बनाइएगा, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। अब राष्ट्रपति जी की न्यायिक शक्ति के तहत हम क्या पढ़ेंगे? पहला पॉइंट लिखिएगा, देखिएगा, हमारी जो लोकतंत्र है वह कैसी लोकतंत्र है? संसदीय लोकतंत्र है। तो संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है? कार्यपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका क्या होती है? अलग होती है। और ये किस अनुच्छेद के तहत है? ये वास्तव में अनुच्छेद 50 के तहत है कि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होती है? अलग होती है। ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 50 में है। किसमें है? अनुच्छेद 50 में है। क्लियर पॉइंट। अब आप कहेंगे कि सर जब न्यायपालिका अलग है तो राष्ट्रपति जी को कैसे न्यायिक शक्ति मिल गई है? देखिएगा, राष्ट्रपति जी देश के प्रथम नागरिक हैं, है ना, संवैधानिक प्रमुख हैं। क्या है? संवैधानिक प्रमुख। राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति जी हैं हमारे। क्लियर है। इसीलिए उनके सम्मान में उनको क्या दिया गया है? कुछ न्याय शक्ति दी गई है। क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में? पहला ही फैक्ट इसमें लिखिएगा, 72वें अनुच्छेद के तहत क्या है भाई? क्षमादान। क्या है? क्षमादान है। अब क्षमादान में क्या होगा समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। क्षमादान में मृत्यु दंड को पूरी तरह क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। मृत्यु दंड को क्या कर सकते हैं? पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। अब इसको समझिएगा कि इसमें क्षमादान में कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो उनको आप समझिएगा। आइए हम लिख देते हैं। देखिएगा, पहला क्या है? पहला है विलंब, प्रविलंब। प्रविलंब का मतलब क्या होता है समझिएगा, कि जो दंड है, दंड बहुत इंपॉर्टेंट है, मृत्यु दंड लिखिएगा यहां पे। मृत्यु दंड की को अस्थायी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थायी रूप से निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति जी के पास में है। अगला फैक्ट लिखिएगा, अगला है, इस शब्द का प्रयोग किया गया है परिहार। अब परिहार का मतलब क्या है? कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा कम कर दी गई। क्या कर दी गई? दंड की प्रवृत्ति में परिवर्तन किए बिना। इसको शब्द को समझिएगा तो किससे अगला शब्द इससे मिलता जुलता है, तो कंफ्यूजन नहीं रहना है ना। प्रकृति में क्या किया जाए? परिवर्तन किए बिना दंड की मात्रा कम कर दी जाए। इसका एग्जांपल समझ लो अच्छा जरूर। इसका एग्जांपल समझिएगा भाई, किसी को 2 वर्ष का क्या मिला है? कठोर कारावास मिला है। कितने? 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का क्या मिला है? कठोर कारावास मिला है। जब उसे 2 वर्ष का कठोर कारावास मिला है तो उसकी मात्रा कम कर दी गई, अर्थात उसे 1 वर्ष का कठोर कारावास करने का प्रावधान भी किसके पास में है? राष्ट्रपति जी के पास में है। किस शक्ति के तहत? न्याय शक्ति के तहत। अगला ही शब्द इसमें क्या आता है? अगला ही शब्द इसमें लिख लीजिएगा, विराम। अब विराम का अर्थ क्या है यहां पर? तो किसी भी, इसको लिखिएगा कि किसी विशेष कारण से दंड की मात्रा कम करना। जैसे इसका भी एग्जांपल ले लो। अब हुआ क्या कि आपको कहा गया भैया 2 वर्ष का क्या है? कठोर कारावास दे दिया गया आपको। अब 2 वर्ष का कठोर कारावास है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है एक एक फैक्ट को। जब 2 वर्ष का क्या कर दिया है? कठोर कारावास कर दिया गया है, तो उसे कठोर के स्थान पर क्या कर दिया? साधारण कारावास कर दिया। क्या कर दिया?
साधारण कारावास कर दिया। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? यानी कि दंड की मात्रा को क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। क्लियर है पॉइंट? अगला ही शब्द आता है आपका लघुकरण, है ना? क्या आता है? लघुकरण शब्द। अब लघुकरण शब्द का प्रयोग क्यों किया है, इसका अर्थ क्या है, इसको समझिएगा। इसका अर्थ वास्तव में ये है, ये जो अब हमने एग्जांपल दिया आपको, इसका अर्थ ये है, ये नहीं है। दंड की मात्रा कम करने का अर्थ तो ये है कि बिल्कुल ही कम कर दिया है ना? लेकिन लघुकरण का मतलब क्या है, इसको समझिएगा। ये इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल नहीं है, ये इसका एग्जांपल नहीं है, ठीक है? ये लघुकरण का एग्जांपल है, इसको समझिएगा कि क्या है। इसका विशेष ये है कि जो दंड की प्रवृत्ति, ऐसे करके लिखिएगा, दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए क्या की जाए? दंड की मात्रा कम कर दी जाए, दंड की मात्रा कम कर दी जाए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये भी सेम ही है और सर ये भी सेम ही है। नहीं भाई, दोनों अलग अलग हैं, अंतर को समझिएगा। यहां पर प्रकृति में परिवर्तन किए बिना बोल रहा है, दंड की मात्रा कम। यहां पर परिवर्तन करते हुए, है ना? तभी तो उन्होंने क्या किया, उसकी प्रवृत्ति को कम कर दिया, कठोर के स्थान पर क्या कर दिया है? साधारण कारावास कर दिया है। क्या कर दिया है? साधारण कारावास कर दिया है। जबकि यहां पर क्या किया है उसने? दंड की मात्रा को कम किया है ना? बिना परिवर्तन के, है ना? सिर्फ दंड की मात्रा को कम किया है। यानी कि 2 वर्ष का कठोर कारावास था तो 1 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया गया है। क्लियर पॉइंट? चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट समझिएगा, ठीक है? आइएगा, तो ये आपकी न्याय शक्ति थी। अभी न्याय शक्ति में ही लिखना है आपको अगला फैक्ट, है ना? चलिए हम पानी पी लेते हैं एक बार। न्यायिक शक्ति के तहत ही अनुच्छेद 143 में इनको क्या न्यायिक शक्ति मिली है कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकते हैं, लेकिन इसमें आप नोट करके ये चीज लिख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि वह किनको? राष्ट्रपति जी को अपनी सलाह दें। यानी कि वह बाध्य नहीं है, उनकी मर्जी है सुप्रीम कोर्ट की, वो अपनी सलाह देना चाहता है या नहीं देना चाहता है, बाध्य नहीं है। पॉइंट क्लियर है? अगला फैक्ट लिखिएगा। अनुच्छेद 217 में क्या किया गया है? वह न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण कर सकता है ना? अरे बात समझ में? यानी कि वह ट्रांसफर भी कर सकता है। क्लियर पॉइंट? हेडिंग बना लीजिएगा, अगला हेडिंग बनाइएगा, राष्ट्रपति जी की वित्तीय शक्ति। कौन सी शक्ति पर बात करेंगे हम? वित्तीय शक्ति पर बात करेंगे, वित्तीय शक्ति पर बात करेंगे राष्ट्रपति जी की। तो पहला ही पॉइंट लिखिएगा, अनुच्छेद 112 में किसकी बात की गई है? बजट की बात की गई है। किसकी? बजट की। तो बजट क्या होता है उसको समझिएगा, है ना? अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखिएगा, आय व्यय का विवरण संसद में प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास में है? तो राष्ट्रपति जी के पास में है। क्लियर पॉइंट? इसी में लिखिएगा अगला फैक्ट कि होता क्या है जब अचानक निधि, ठीक है, निधि पर नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति जी का हो सकता है। अब उसमें से पैसा दे सकते हैं राष्ट्रपति जी, लेकिन बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, संसद की स्वीकृति जरूरी है। संसद की, इसको नोट करके लिखिएगा, संसद की स्वीकृति क्या है भैया? आवश्यक है, तभी वह पैसा दे सकता है। किसमें से? आवश्यकता निधि में से। क्लियर पॉइंट? अगला फैक्ट लिखिएगा इसी में ही कि अगला फैक्ट लिखिएगा, वित्तीय शक्ति के अंतर्गत यही है आपका। अब सैन्य शक्ति हेडिंग डाल लीजिएगा, सैन्य शक्ति। अब सैन्य शक्ति के तहत कौन सी मिली है भाई इनको? सैन्य शक्तियां कौन कौन सी मिली है राष्ट्रपति जी को, उसको समझिएगा कि
पहली बात तो यह है कि तीनों सेना के प्रमुख, सेना का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। यह बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 53(2) में कही गई है ना। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होंगे? प्रधान कौन होंगे? राष्ट्रपति जी होंगे। अब इसी के तहत आप लिखिएगा कि युद्ध व शांति की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे। क्लियर पॉइंट। पर यहां भी शर्त आ गई है। यहां पर भी शर्त क्या आ गई है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब इनके अध्यक्षों की, देखिएगा 3 सेना कौन कौन सी है आपकी? थल सेना, वायु सेना और तीसरी बताइएगा जरा, थल सेना, वायु सेना, बताइएगा। थल, वायु, कौन सी रह गई? जल सेना, है ना। तो इनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं। इनके अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। यह भी सैन्य शक्ति के तहत ही आता है। क्लियर है। अब युद्ध व शांति की घोषणा भी यही कर सकते हैं, पर लेकिन इसमें शर्त क्या है उसको समझिएगा कि संसद द्वारा, किसके द्वारा? संसद द्वारा कानून बनाकर नियंत्रित कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि युद्ध व शांति की घोषणा कर सकता है, लेकिन उनको क्या करने के लिए? नियंत्रित करने के लिए संसद द्वारा कानून बनवा सकता है। कौन? राष्ट्रपति जी। अगला हेडिंग बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैन्य शक्ति के बाद में डालिएगा राज न्यायिक शक्ति। कौन सी? राज न्यायिक शक्ति। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। राज न्यायिक शक्ति। तो राज न्यायिक शक्ति के तहत इसे ही दूसरा नाम क्या कहते हैं? हम कूटनीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटनीति शक्ति भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटनीति शक्ति भी इसी को कहा जाता है। अब इसके तहत होता क्या है? आपको पता है कि राष्ट्रपति क्या होते हैं हमारे? राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख होते हैं। प्रमुख होने के कारण, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख होने के कारण होता क्या है वास्तव में? जो संवैधानिक प्रमुख हैं तो इन्हें क्या किया गया है वास्तव में? इसको अंडरलाइन करिएगा। विदेशिक क्षेत्र में क्या होते हैं? भारत का प्रतिनिधित्व करता है ना। क्योंकि क्या है? देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, इसलिए विदेशी क्षेत्र में क्या करते हैं? भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब विदेशी क्षेत्र की अगर हम बात करें, एग्जांपल समझिएगा। अब होते क्या है भाई? भारतीय दूतावास होते हैं। क्या होते हैं? भारतीय जो दूतावास होते हैं, उन दूतावासों में जो राजदूतों की नियुक्ति, उन राजदूतों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ में? अब ये जो दूतावास है, दूतावास में बिल्कुल इसे अंडरलाइन करके, क्या नोट करके लिखिएगा, इसको नोट करके लिखिएगा कि यह भारत की घरेलू सीमा में आते हैं, सीमा में आते हैं। अब आप समझिएगा, ब्रिटेन का जो दूतावास बना हुआ है जिस जमीन पर, वह भी भारत के दूतावास अर्थात घरेलू सीमा में आती है। किसी भी देश में जहां भी हमारे देश के दूतावास हैं, वहां पर जो बिल्डिंग बनी हुई है, जो जमीन बनी हुई है, वह हमारी घरेलू सीमा के अंतर्गत आती है। इसको नोट करके लिखिएगा, कथन निष्कर्ष में ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, आइएगा अगला फैक्ट समझिएगा, इसी के अंतर्गत जो आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो आपको पता होगा कि अंतरराष्ट्रीय या विदेशी समझौतों पर, किस पर? समझौतों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर होता है। क्लियर पॉइंट? अगला हेडिंग बनाइएगा। ये तो थी राजनयिक शक्ति। अगला हेडिंग बनाइएगा आपातकालीन शक्ति। अब आप कहेंगे, देखिएगा आपसे मोटे तौर पर अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रपति जी की शक्तियां हैं वास्तव में, तो वे दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं? दो वर्गों में बांटा गया है। एक है शांतिकालीन शक्ति और दूसरी कौन सी है? आपातकालीन शक्ति, है ना। तो अब हेडिंग बना लीजिएगा, ये सारी की सारी क्या थी? शांतिकालीन शक्ति में थी। अब हेडिंग बना लीजिएगा आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन
आपातकालीन शक्ति हेडिंग बना लीजिएगा राष्ट्रपति जी की कौन कौन सी है। तो इसमें पहला ही फैक्ट लिखिएगा कि होता क्या है, देखिएगा पहले तो आपातकाल की बात कर लेते हैं। आपातकाल, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कितने? 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कौन कौन से हैं लिख देते हैं, एक बार लिख लीजिएगा आप भी। कौन कौन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे आपातकाल में, ठीक है। एक तो आपातकाल के नाम से आपातकाल, ठीक है, आ रही है बात समझ में। एक दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल। कौन सा? वित्तीय आपातकाल। इनके अनुच्छेद भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इनके अनुच्छेद भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ये आपातकाल, सॉरी इसको हटाइएगा, इसको ऐसे करके लिखिएगा। इसको पहले वाले को आपातकाल, दूसरे वाले को आप लिखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल, पहले वाले को राष्ट्रीय आपातकाल। एक कौन सा है? हाँ, एक लिखिएगा आप राज्यों में, इस नाम से है स्वैधानिक, राज्यों में स्वैधानिक तंत्र की विफलता, ये नाम है। अब समझिएगा जो राष्ट्रीय आपातकाल है, वास्तव में राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत है, जबकि राज्यों में, है ना, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता जो है वह किसमें है? 356 के तहत है। 4-4 का अंतर है तीनों में 4-4 का अंतर है। और वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद के तहत है। देखिएगा 52 के बाद में 4 का अंतर आ गया है, 4 प्लस हो गया है, फिर इसमें कितना हो गया? 4 प्लस अनुच्छेद हो गया है ना। क्लियर है पॉइंट? शॉर्ट कर दिया है आपके लिए, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है, चलेगा। अब समझिएगा होता क्या है, हेडिंग बना लीजिएगा अनुच्छेद, क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान भी है, उनको भी पढ़ लेते हैं, लगे हाथ तो आइएगा। देखिएगा हेडिंग बना लीजिएगा अनुच्छेद 352। 352 क्या है? 352 राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। लिख लीजिएगा आप राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अगर राष्ट्रपति, बिल्कुल समझिएगा, राष्ट्रपति को लग रहा है, अर्थात समाधान हो गया है कि कोई बाह्य आक्रमण, कोई बाह्य आक्रमण होने वाला है, कहां पर? भारत में कोई बाह्य आक्रमण होने वाला है, भारत, राष्ट्रपति जी को उसने सूचना दे दी है। या फिर दूसरा फैक्ट लिखिएगा इसमें क्योंकि अब इसका प्रयोग नहीं होता है बाह्य आक्रमण का, अब किस शब्द का प्रयोग होता है? वास्तव में सशस्त्र विद्रोह, है ना। ये किसके लिए होगा हम बताएंगे अभी आगे, है ना। ये वास्तव में शब्द किस लिए जोड़ा, कब जोड़ा गया था? 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किसके? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? तो इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, या तो बाह्य आक्रमण के आधार पर, या फिर किस पर? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति जी? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। अब इसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब होता क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनता ही बनता है कि अब सशस्त्र विद्रोह जब हो रहा है तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि मंत्रिमंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही हुआ था, मंत्रिमंडल की सहमति, लिखित सहमति क्या है भैया? आवश्यक है, तभी लगा सकते हैं। और इसमें भी एक माह के अंदर क्या दिया जाएगा भाई? लिखित दस्तावेज आपको दिया जाएगा, ठीक है। तब क्या की जाएगी? तब आप राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। अगर घोषणा, आप समझिएगा, जब उन्होंने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी है, राष्ट्रपति जी ने किसकी घोषणा कर दी है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी है ना। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तो 6 माह के लिए लगेगा। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए लगेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अगर स्वीकृति नहीं मिलती है, अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तो नहीं लगेगा। क्लियर है पॉइंट? अगर स्वीकृति नहीं मिलती है तो नहीं लगेगा, अगर स्वीकृति मिल जाती है तो 6 माह के, है ना, 6 माह के लिए क्या लग जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। क्लियर है पॉइंट? इसी में ही कुछ फैक्ट्स है, वे भी आप लिख लीजिएगा। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यों की स्वतंत्रता को सीमित
कर देता है, कर देगा। पॉइंट क्लियर है? यानी कि राज्य की स्वतंत्रता, जो राज्य है हमारे, है ना, जो राज्य है हमारे, उनकी स्वतंत्रता को क्या कर देता है? सीमित कर देता है। कौन? राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, क्योंकि केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। इसमें यह भी लिखिएगा कि राज्यों की शक्तियां क्या हो जाती हैं? निलंबित हो जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, निलंबित हो जाती है। क्या हो जाती है? निलंबित हो जाती है। और किसका अधिकार हो जाता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाता है ना। अब केंद्र सरकार ही क्या बनाएगी? नियम कानून बनाएगी। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलिएगा अगली लाइन से देखिएगा, अगली लाइन से लिखिएगा कि अब तक कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है। कब कब लगा है इसको समझ लीजिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। एक तो सन 1962 में, किसके? भारत और चीन आक्रमण, जब भारत ने किस पर आक्रमण कर, सॉरी, चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था 1962 में, तो तब लगा था। तो कब, किस शब्दावली के तहत हुआ था? तो बाह्य आक्रमण के तहत हुआ था। किसके तहत? बाह्य आक्रमण के तहत। दूसरा जो हुआ था, जब पाकिस्तान ने, किसने? जब पाकिस्तान ने 1965 में क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था भारत पर, तब भी किस आधार पर लगा था? तो बाह्य आक्रमण के आधार पर ही लगा था। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरे वाला है। तीसरे वाला कब लगा था? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे वाला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने लगाया था 1975 में लगाया था। क्लियर पॉइंट? कब लगाया था? 1975 में लगाया था। क्लियर पॉइंट? इन्होंने किस आधार पर लगाया था? किसने लगाया था? लिख लीजिएगा, इंदिरा जी ने लगाया था। किस आधार पर लगाया था? तो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? किस पर? आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगाया था इन्होंने? राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। तो जब, अब उस समय क्या था? उस समय ये प्रावधान नहीं था, 44वां संशोधन नहीं हुआ था, है ना। तो इंदिरा गांधी जी ने अपने आप ही लगा दिया, मंत्रिपरिषद से कुछ पूछा ही नहीं। तो उसी प्रावधान में क्या किया गया कि मंत्रिमंडल की सहमति आवश्यक है और 1 माह के अंदर अंदर लिखित रूप से यह सूचना देनी चाहिए। क्लियर पॉइंट? वरना तो कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी क्या लगा सकते हैं? राष्ट्रपति जी के पास गए और राष्ट्रीय आपातकाल लगवा दिया। किस आधार पर? आंतरिक शांति। तो अब आंतरिक अशांति शब्द नहीं है, अब कौन सा शब्द है? अब सशस्त्र विद्रोह शब्द है। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? चलिएगा अगला हेडिंग बनाइएगा, अनुच्छेद 56, 356। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 356 ये कह रहा है, अनुच्छेद 356 के तहत लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज और लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 52 के बारे में नोट करके लिख लीजिएगा इसको आप, कि जब उद्घोषणा कर देते हैं, राष्ट्रपति जी क्या कर देते हैं? उद्घोषणा कर देते हैं। और जब उद्घोषणा समाप्त हो जाती है, जब उद्घोषणा समाप्त हो जाती है तो क्या होता है भाई? संसद ने जो कानून बनाए हैं, क्योंकि किसका नियंत्रण हो जाता? केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो जाता ना राष्ट्रीय आपातकाल में। तो संसद ने जो कानून बनाए हैं किसके संदर्भ में? राज्यों के संदर्भ में, तो वह 6 माह बाद अपने आप क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अपने आप ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। अब बनाइएगा हेडिंग, अनुच्छेद, इसे नोट करके लिखना है, अनुच्छेद 54। कौन सा? 354, है ना। आइएगा अब सॉरी 56 लिखिएगा, 4 का अंतर है। ठीक है, ये किस आधार पर होता है? तो ये वास्तव में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर होता है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें? राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर
अब राज्यपाल चाह रहे हैं कि भैया हमारे राज्य में क्या लगना चाहिए, आपातकाल लगना चाहिए। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। संवैधानिक तंत्र की विफलता हो रही है। क्लियर है पॉइंट, यानी कि देश की अखंडता पर क्या हो रहा है, प्रश्न हो रहा है ना। तो अब होगा क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा भाई कि संसद के दोनों सदन उद्घोषणा की तिथि से 2 माह, इसको अंडरलाइन करिएगा यहां पर, 2 माह, ठीक है, क्लियर है। 2 माह के अंदर क्या करेंगे भाई, 2 माह के अंदर स्वीकृति क्या है भैया, आवश्यक है ना। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में। अगर स्वीकृति मिल जाती है तो होगा क्या, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। जब स्वीकृति मिल जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उद्घोषणा से, राष्ट्रपति जी ने जब उद्घोषणा कर दी है, उद्घोषणा लागू तिथि से 2 माह के अंदर स्वीकृति न मिले तो क्या हो जाएगा वह भाई, तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्लियर पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये हम अलग से भी पढ़ेंगे, है ना, ये हम अलग से भी पढ़ेंगे। अभी तो हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में आपको समझ में आ जाए, क्यों आगे जब हम पढ़ाएंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। कुछ इनके बारे में आपको जानकारी रहेगी तो आगे समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, है ना। आ रही है बात समझ, आगे विस्तृत रूप से ये चीजें पढ़ाई जाएंगी आपको, ठीक है। अब अनुच्छेद हेडिंग डाल लीजिएगा, अनुच्छेद 360। तो अनुच्छेद 360 के तहत होता क्या है भाई, ये किसके है भाई, वित्तीय आपात से संबंधित है। किससे, वित्तीय आपात। एक चीज नोट करके और लिख लीजिएगा कि संविधान में आपात शब्द का उल्लेख नहीं है, ये नोट करके लिख लीजिएगा, संविधान में आपात शब्द का उल्लेख नहीं है। पॉइंट क्लियर है। तो वित्तीय आपातकाल में लिखिएगा कि ये क्यों कब लगता है भाई, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जब वित्तीय स्थिरता खतरे में या वित्तीय साख क्या है, खतरे में। अब वित्तीय साख क्या होती है, यानी कि आप किसी देश से क्या लेते हैं, सामान लेते हैं। आपने 10 रुपए का सामान लिया और 10 रुपए का सामान लेने के बाद में क्या किया, 8 रुपए उसको वापस दे दिए। अगले वर्ष आपने फिर उससे सामान लिया 10 रुपए का और फिर उसको क्या दे दिया, फिर उसको 12 रुपया दे दिया, यानी कि 2 साल पहले का जो रुका हुआ था, 1 साल पहले का जो 2 रुपया रुका हुआ था वो भी दे दिया और पूरा दे दिया। फिर उसके बाद में तीसरे वर्ष आपने फिर 10 रुपए का सामान लिया, अब आपने उसको 5 रुपया दिया, 5 रुपया क्या कर लिया, उधार कर लिया। तो वास्तव में ये जो उधार का आपको उधार जो मिल रहा है, वास्तव में दूसरे देशों से जो आपको उधार मिल रहा है, वही क्या है, वास्तव में वही आपका वित्तीय साख है। ये हमने शॉर्ट रूप में आपको वित्तीय साख के बारे में बताया है, ठीक है। तो वित्तीय साख खतरे में है या वित्तीय स्थिरता खतरे में है, तो होगा क्या इसके अंतर्गत कि 2 माह, इसको अंदर करिएगा, 2 माह के भीतर क्या करेगा भाई, संसद की स्वीकृति क्या भैया इसमें आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। क्लियर पॉइंट, ये था आपका अनुच्छेद 360 जो वित्तीय आपात से संबंधित है। तो ये भी किसको पावर है भाई, ये भी राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति पार मिलती है। क्लियर पॉइंट। अगला हेडिंग बना लीजिएगा, कौन सी, विवेकीय शक्ति। तो इनकी जो विवेकीय शक्ति है राष्ट्रपति जी की, उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, आइएगा। अब विवेकीय शक्ति जो है वह क्या है उसको समझिएगा कि अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है भाई, अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति जी में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति जी में निहित है। तो अब आप इसको समझिएगा। लेकिन अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है, यह इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति, इसको लिखना है, राष्ट्रपति को सलाह व सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद होगा
और उस मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? उस मंत्री परिषद का प्रमुख पीएम होगा। कौन होगा? पीएम होगा। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? लेकिन इसमें संशोधन किया जाता है। अब शब्दावलियों का अंतर समझिएगा, क्योंकि कथन निष्कर्ष में पूछी जाती है। संशोधन करके क्या कहा गया कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को सलाह व ऐसे करके लिखिएगा, राष्ट्रपति मंत्री परिषद, ऐसे लिखिएगा, मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, और जिसका प्रधान कौन होगा? जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। दोनों में अंतर है भैया, दोनों में अंतर है। संशोधन करने के बाद में क्या शब्दावली बन रही है और संशोधन से पहले क्या शब्दावलियां हैं? संशोधन से पहले यह था कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा, ठीक है। अब संशोधन के बाद क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर, अंतर को समझिएगा, मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, है ना। यहां पर राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद दिया गया था। यह शब्दावली का अंतर है। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अब इसके तहत ही होगा क्या, बिल्कुल समझिएगा। इसी के तहत अनुच्छेद 75(3) के तहत क्या प्रावधान है, तो लिखिएगा, अनुच्छेद 75(3) के तहत ही जो मंत्री परिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्या है? उत्तरदायी है। लेकिन राष्ट्रपति, लिखना है ये, लेकिन राष्ट्रपति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति किसी के भी प्रति उत्तरदायी नहीं है। अब यहां पर विवेकीय शक्ति के अंतर्गत ही कुछ परिस्थितियां बनती हैं, है ना। तो उन्हें परिस्थितियां वंश शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिस्थिति वश शक्तियां कहते हैं। अब पहली, बिल्कुल समझिएगा आप ध्यान से, पहली क्या कह रही है? पहली ये कह रही है, देखिएगा, पहली शक्ति में क्या होगा? परिस्थिति क्या होगी? फर्स्ट, हेडिंग डाल दीजिएगा आप, फर्स्ट परिस्थिति में यह है कि जब आम चुनाव होते हैं, क्या होते हैं? जब आम चुनाव होते हैं और आम चुनाव में बहुमत नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? बहुमत नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन पे होगा क्या कि राष्ट्रपति जी किसी को, है ना, किसी ऐसे व्यक्ति को क्या करेंगे? पीएम चुनेंगे जो लोकसभा का क्या कर सके? विश्वास मत पा सके। ऐसे व्यक्ति को क्या बना देंगे? पीएम बना देंगे। तो ये इनकी विवेकीय शक्ति है। इसी के अंतर्गत एक शब्दावली आती है जिसे क्या कहा जाता है? खंडित जनादेश। तो खंडित जनादेश क्या होता है? लिख लीजिएगा आप, किसी भी दल या गठबंधन को जब क्या नहीं मिलता? पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही खंडित जनादेश कहा जाता है। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? अब दूसरी परिस्थिति, हेडिंग डाल लीजिएगा, सेकंड परिस्थिति क्या होती है? सेकंड परिस्थिति ये है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब मंत्री परिषद की सलाह पर, किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा का क्या कर देती है भाई? विघटन कर देता है। राष्ट्रपति क्या कर देता है? लोकसभा का विघटन कर देता है। तो विघटन क्यों करता है? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। क्या हो जाता है? अविश्वास पत्र प्रस्तावित हो जाता है, यानी कि मंत्री परिषद जो कैबिनेट है उनकी आपस में ही विश्वास मत नहीं बन पा रहा है। तो मंत्री परिषद क्या करती है? मंत्री परिषद सलाह करती है और राष्ट्रपति को बोलती है कि लोकसभा का आप विघटन कर दें, ठीक है। तो उसे ही क्या हो गया? वास्तव में उस विघटन को ही क्या नाम दिया गया? अविश्वास प्रस्ताव बोला गया। क्लियर पॉइंट? जब पारित हो जाता है
तो तब होती है। अब तीसरा जो है इसको समझिएगा, तीसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाली अगर हम बात करें विश्वास मत पारित, अविश्वास मत पारित। अब होता क्या है बिल्कुल समझिएगा, ये तो थी मंत्री परिषद की सलाह पर। अब होता क्या है कि कोई विधेयक है, क्या है, कोई विधेयक है और विधेयक पर कैबिनेट के अंदर किसी मंत्री ने किसी विधेयक पर अविश्वास मत पारित कर दिया है, यानी कि उसे वोट नहीं दिया है ना, आ रही है बात समझ में। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, सरकार गिर जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है, अविश्वास मत कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है, अविश्वास मत कहा जाता है। यहां पर अविश्वास प्रस्ताव है, यहां पर अविश्वास मत की बात करी जा रही है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। यहां पर मंत्री परिषद की सलाह पर हो रहा है क्या, अविश्वास प्रस्ताव, और यहां पर क्या हो रहा है, अविश्वास मत की बात कर रहे हैं। जब आप कोई विधेयक लाते हैं, सत्ताधारी पक्ष कोई विधेयक लाती है और उस कैबिनेट का कोई भी मंत्री, एक भी मंत्री अगर उससे मना कर देता है, उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तो उसी दिन ही सरकार गिर जाती है, क्योंकि सरकार को विश्वास मत प्राप्त होता है। क्लियर पॉइंट, अगला फैक्ट समझिएगा। चौथा क्या कहता है कि जब पीएम की मृत्यु हो जाए, तो जब पीएम की मृत्यु हो जाएगी और नेता नहीं चुन पा रहे हैं, जो सत्ता पक्ष है वह अपना नेता नहीं चुन पाता है, तो तब भी राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि चुनाव में अरबों रुपया खर्च होता है। क्या होता है, चुनाव में अरबों रुपया खर्च होता है, तो यह भी इसका प्रमुख कारण है। क्लियर है पॉइंट। और पांचवा कौन सा, आपने भी पढ़ी थी, पॉकेट पावर, तो जिसे हम क्या कहते थे, जेबी वीटो कहते थे, यानी कि किसी विधेयक को क्या कर लेते हैं, अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। तो ये क्या थी, इनकी विवेकीय शक्ति थी। इसी के अंतर्गत एक और चीज समझिएगा, वो भी विवेकीय शक्ति के अंतर्गत आती है, कभी कभी कथन निष्कर्ष में पूछ ली जाती है कि निर्वाचन में भ्रष्ट आचरण के कारण कोई सदस्य की सदस्यता निरस्त कर दी जाती है। तो अब क्या होगा, अब राष्ट्रपति जी किससे, निर्वाचन आयोग की राय लेंगे। क्या लेंगे, निर्वाचन आयोग की राय लेंगे कि भाई इसको हम, है ना, सदस्यता पद दे दें या ना दें। तो ये भी इनकी क्या है, एक विवेकीय शक्ति के अंतर्गत ही आता है। तो ये पूरी आपकी क्या थी, विवेकीय शक्ति थी, है ना। आ रही है बात समझ में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, है ना। हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट और किसके माध्यम से, लाइक के माध्यम से। ठीक है, जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। थैंक यू।